गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 11 मौर्योत्तर साम्राज्य, कुषाण एवं सातवाहन। पोस्ट मौर्य एम्पायर, कुषाण्स एंड सातवाहन्स। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और लगभग 50 वर्षों में ही यह बिखर गया। इस बिखराव के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर पूर्वी भारत, मध्य व दक्षिण भारत में कई राजवंशों का उदय हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग नामक उसका एक सेनापति मगध का शासक बना। ईसा के 75 वर्ष पहले शुंग शासकों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके उसके एक मंत्री वासुदेव ने सत्या हथिया ली। इस प्रकार एक नए कणु वंश की नींव पड़ी। इसके बाद भारत में कई स्थानीय शासक उभर कर आए। इन्हीं में एक शासक राजा खारवेल के नेतृत्व में कलिंग राज्य का उदय हुआ। दक्कन में अशोक के उत्तराधिकारियों तथा बाद के मगध के शासकों की कमजोरियों का लाभ उठाकर सातवाहन यानी आंध्र की जो जातियां थी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दक्षिण और मध्य भारत में सातवाहन राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद सुदूर दक्षिण में चोर, चेल व पांड्य जैसे 3 राज्यों के उदय एवं विकास का विवरण मिलता है। उत्तर पश्चिमी भारत में एक के बाद एक और पश्चिम एशिया की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। फलतः भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बाहर से आने वाली इन आक्रामक जातियों का आधिपत्य बना रहा। सर्वप्रथम हिंद यूनानी, जो इंडो ग्रीक कहते हैं, वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आए। ये उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख यानी जिसे बक्ट्रिया का क्षेत्र के से कहते हैं, वहाँ से आए। इन्हें सीथियन कबीलों ने यानी शक जिसे बोलते हैं ने बक्ट्रिया बल्ख को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। मध्य एशिया में सीथियन लोग साहसी व पराक्रमी थे और चीन के शासक ने शी हुंगशी ने इन आक्रमणों से बचने के लिए 220 ईसा पूर्व में चारों ओर एक विशाल दीवार बना ली थी। अतः वो चीन की ओर नहीं जा सके, वो नीचे भारत की तरफ आने में सफल रहे। उन्होंने भारत की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध मीनांडर था, जिसकी राजधानी साकल यानी आज सियालकोट थी। इसके बाद हिंदी यूनानियों को पीछे पीछे शक आए। इनका प्रभाव भी भारत में मथुरा और उत्तरी दक्षिण क्षेत्र तक फैला। इसके बाद कई उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आए और उन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह उल्लेखनीय कि इस विदेशी आधिपत्य का व्यवहारिक लाभ भी हुआ और इससे भारत के पश्चिम एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हुए, जिससे व्यापार और वाणिज्य में प्रगति भी हुई। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए और ये बाहर से आने वाले लोग दीर्घकाल तक यहाँ रहे और यहीं भारतीय सभ्यता में समा गए और एक मिलीजुली गंगा यमुना संस्कृति का उदय हुआ। इन सभी राजवंशों में का वर्णन हम नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम कुषाण साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले विदेशी आक्रांताओं की श्रृंखला में कुषाण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपस में लड़ रहे छोटे छोटे राज्यों एवं गणराज्यों ने इनके अधीन एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। इस साम्राज्य में उत्तर पश्चिम भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, मध्य एशिया और चीन तक का क्षेत्र शामिल था। इस प्रकार इस साम्राज्य की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। यह तत्कालीन चीन, रोमन और पार्थियन साम्राज्यों के बीच पड़ता था। महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर इसका नियंत्रण था, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य में पर्याप्त वृद्धि हुई। विभिन्न जातियों की परस्पर संस्कृतियों का मिलन भी हुआ। कुषाणों के काल में भारत ने साहित्य, धर्म तथा कला के क्षेत्र में असाधारण विकास किया। कुषाण शासकों के संरक्षण में बौद्ध दार्शनिकों एवं विद्वानों ने भी
बहुमूल्य ग्रंथों की रचना की। गांधार शिल्पकला तो अपने शिखर पर पहुंच गई थी। बौद्ध धर्म को एक नई शाखा महायान का भी जन्म हुआ था। इस शाखा की विचारधारा का प्रचार मध्य एशिया से होता हुआ चीन, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों में पहुंचा। कुषाण साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क ने दिल खोलकर इस धर्म को संरक्षण दिया। अब हम अध्ययन करेंगे कुषाण साम्राज्य का उदय, विस्तार और उसका शासन प्रबंध। कुषाणों का संबंध पश्चिमी चीन क्षेत्र में रहने वाली यूची जाति से था। इन्हें तुषार भी कहते थे। 200 ईसा पूर्व के आसपास से ही पूरे मध्य एशिया में जनजातीय कबीलों में एक दूसरे का क्षेत्र हड़पने के लिए होड़ सी लगी हुई थी। उसका परिणाम था कि कुछ कबीले अपना क्षेत्र छोड़ करके भाग गए थे और वे हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत की सीमाओं में आ रहे थे। कुषाण भी इसी प्रक्रिया में यहाँ पहुंचे थे। इसमें चीनी इतिहासकार शु माचियन के अनुसार कुवेई शुंग अथवा कुषाण समुदाय के प्रभावशाली सरदार ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी और अन्य समुदायों को अपने नेतृत्व में संगठित कर लिया। यह प्रभावशाली सरदार कुजुल कैडफिसिस था, जो यूनानियों को पराजित करता हुआ भारत की सीमा की ओर बढ़ा था। तो सबसे पहले जो कुषाण शासक था वो कुजुल कैडफिसिस था और उसने कई कबीलों को संगठित कर लिया था और उसने यहाँ से काबुल घाटी में यूनानी और गांधार प्रदेश से पार्थियनों को मार भगाया और उसने अफगानिस्तान सहित पूरे क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। कुजुल ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिन सिक्कों पर रोमन शैली में पुरुष की अर्ध प्रतिमा दिखाई देती है। उसने अपने सिक्कों पर महाराजा धीराज लिखने लगा था। इसके बाद उसका पुत्र कैडफिसिस शासक बना। उसने सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अपना आधिपत्य जमा लिया और अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया। इसने तांबे के साथ सोने की मुद्राएं भी चलाई। उसने अपनी मुद्राओं पर महाराज, महाराजा धीराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि उपाधियां धारण की। उसने सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि है, दूसरी ओर खरोष्ठी है। लोगों के धार्मिक विश्वासों परंपराओं को राजा अधिक समय तक नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, अतः उसने भारत में प्रजा की निष्ठा को पाने के लिए सिक्कों पर धार्मिक विश्वास को भी प्रतिबिंबित किया। उसने अपने सिक्कों पर नंदी, त्रिशूल आदि लक्षणों से को खुदवाया और प्रजा उसे अपना समझने लगी थी। एक विदेशी शासक के लिए जरूरी भी बन जाता था। उसी सिक्के ढालने की प्रणाली रोमन प्रणाली से मिलती जुलती थी, जो धातु के वजन पर निर्भर करती थी। विद्वान मानते हैं कि प्रथम दोनों कैडफिसिस शासकों का कार्यकाल 50 ईस्वी से लेकर के 28 वर्ष आगे तक चलता रहा। इसके बाद कुषाण कनिष्क का शासन आता है, जो कनिष्क प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक है। कनिष्क के कारण ही कुषाण वंश भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कनिष्क का कैडफिसिस वंश के साथ क्या संबंध था, यह तो भी रहस्य बना ही हुआ है। वह कब सिंहासन पर बैठा, यह भी निश्चित तौर पर बताना कठिन है। विद्वान मानते हैं कि वह 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के बीच या शायद इसके भी बाद गद्दी पर बैठा था, परंतु इस बारे में इतिहासकार फर्ग्यूसन के विचार को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि उसके अनुसार कनिष्क 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसी वर्ष उसने एक संवत की शुरुआत की थी, जो शक संवत के रूप में जाना गया। कनिष्क के राज्याभिषेक के समय उसके राज्य की सीमाओं में अफगानिस्तान, सिंध के कुछ भाग, बक्ट्रिया और पार्थिया के क्षेत्र थे। कुछ वर्षों में उसने एक विजय अभियान चलाया और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी विजयों का वर्णन इस प्रकार से है। मगध विजय। चीनी और तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि कनिष्क ने पूर्वी भारत की ओर आगे बढ़कर पाटलिपुत्र के शासक को पराजित किया। पाटलिपुत्र में वह प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ अपनी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर ले आया। यहाँ उसने उसे बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। उसने उसके अभिलेखों से भी उसके
विजय अभियानों का पता चलता है, जिसमें मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी तथा बनारस से जो उसके शिलालेख मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह शहर कनिष्क के समय दूसरी राजधानी रहा होगा, मथुरा। दूसरा उसकी कश्मीर विजय। कुछ बौद्ध परंपरा के ग्रंथों से कल्याण की राजतरंगिणी से पता चला कि कश्मीर के कुषाण साम्राज्य में शामिल था। उसने आधुनिक बारामुल्ला के पास अपने नाम से कनिष्कपुर नाम भी का शहर भी बसाया, और इसी नगर में कनिष्क ने अपने संरक्षण में चौथी महासभा का आयोजन करवाया। यहाँ फिर उसके शक अक्षत्रपों से भी उसका युद्ध हुआ। उज्जैन के शक राजाओं पर भी आक्रमण उसने किया। इसके बाद चीन से युद्ध। कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के हान वंशीय राजा के साथ हुआ। दोनों साम्राज्यों के बीच झगड़े का कारण चीनी तुर्किस्तान था। विम कैडफिसिस और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चीन उसने कर देना बंद कर दिया। उसने देवपुत्र की उपाधि धारण करके, जो पूर्ण स्वतंत्र होने की प्रतीक थी, ये कहा कि चीन के शासक उसके पास उसकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव भेजा। चीन के शासक ने उसे अपना अपमान समझा और दोनों की ओर से युद्ध की हालत बन गई। कनिष्क ने 70,000 घुड़सवारों की एक सेना चीन के विरुद्ध भेजी। चीन के सेनापति पांचायो ने एक विशाल सेना लेकर कनिष्क की सेना को पराजित कर दिया। कहा जाता है कि अपनी हार का बदला लेने के लिए कनिष्क ने पूरी तैयारी की। उसने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और दूसरी ओर चीनी सेनापति पांचायो की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी जगह पांचियांग सेनापति बनाया गया, जो योग्य नहीं था। फलतः इस लड़ाई में कनिष्क ने चीन की सेना को पराजित किया और खोतान, यारकंद, कशगर पर आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद कनिष्क का साम्राज्य विस्तार के रूप में हम कहते हैं कि निसंदेह कनिष्क एक महान विजेता था। उसके अभियानों से कुषाण साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य का रूप ले चुका था, जिसमें गंगा, सिंधु, आक्सम नदियों की घाटियाँ शामिल थी। यद्यपि प्रामाणिक रूप से कनिष्क की सीमाओं का निर्धारण करना कठिन है। विद्वान मानते हैं कि पंजाब, सिंध, कश्मीर तथा मगध के भारतीय प्रदेशों सहित अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बक्ट्रिया, खोतान, काशगर, यारकंद के प्रदेश साम्राज्य की सीमाओं में थे। इसके अलावा मालवा, उज्जैन के शक क्षत्रप भी कनिष्क के आधिपत्य में थे। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। कुषाण का शासन प्रबंध जो था, कुषाण के शासन प्रबंध में के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। ये फिर भी स्पष्ट है कि कुषाण शासक कनिष्क के कुशल शासन प्रबंधक था। उसने सुव्यवस्थित केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रबंध किया। उसके केंद्रीय प्रशासन में दो प्रमुख विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। पहली, कुषाण साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के विपरीत केंद्रीयकरण कम था। छोटे छोटे स्थानीय शासक कुषाणों के आधिपत्य को स्वीकार किए हुए थे। कुषाण शासकों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और दूसरे स्थानीय राजाओं पर श्रेष्ठता का प्रतीक थे। दूसरा, कनिष्क की शासन प्रशासक के रूप में अन्य उपलब्धियाँ। उसकी जो उपलब्धियाँ थी, ये जानना होगा कि व्यापार के विकास में योगदान। मुद्रा प्रणाली। कनिष्क ने भारी संख्या में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के जारी किए। यह बात व्यापार वृद्धि में विशेष महत्व रखती थी। शांति व्यवस्था। उसने चोरों, लुटेरों से व्यापारी वर्ग की रक्षा की तथा मार्गों को सुरक्षित बनाया। प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण किया। मध्य एशिया से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों पर उसका पूरा नियंत्रण था। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि कुषाण साम्राज्य तत्कालीन चीन, रोमन और पार्थियन साम्राज्यों के बीच में था। इन साम्राज्यों के साथ व्यापार में भारतीय व्यापारियों को खूब लाभ मिला। बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान। इस समय तक बौद्ध धर्म दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो चुका था। ये शाखाएं थी हीनयान और महायान। महायानी बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों को ईश्वर के रूप में पूजते थे तथा मंत्र में विश्वास करते थे, जबकि हीनयान महात्मा बुद्ध को अपना पथ प्रदर्शक गुरु मानते थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रचार के लिए काम किया।
कनिष्क ने विदेशों में प्रचारक भेजे और कनिष्क ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनवाकर देश के विभिन्न भागों में स्थापित करवाई। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन भी उन्होंने किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों को सहायता की में बहुत सा धन दिया। उन्हें अनेक मठों व विहारों का निर्माण करवाया। उसने बौद्ध धर्म में सुधार करके उसे काफ़ी सरल बनाया। भिक्षुओं को कठोर जीवन पसंद नहीं था। विद्वानों को संरक्षण। कनिष्क स्वयं विद्या प्रेमी था। वह विद्वानों का हृदय से सम्मान करता था। उसके दरबार में प्रतिष्ठित विद्वान मंडली एवं साहित्यकारों से सुशोभित था। अश्व घोष, नागार्जुन, अश्वमित्र तथा चरक जैसे प्रकांड विद्वान इस मंडली में शामिल थे। अश्व घोष प्रतिभा का बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वह कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, दार्शनिक था, उपदेशक था। उसकी प्रसिद्ध रचनाएं भी बुद्धचरित, शारिपुत्र प्रकरण है। कलाओं को प्रोत्साहन दिया। महात्मा बुद्ध के समय में विभिन्न कलाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। कुषाण कालीन कला और स्थापत्य। कुषाण काल में राजा कनिष्क ने बहुत सारे कलाकारों को संरक्षण दिया जो कला प्रेमी अथवा श्रद्धालु थे। उन्हें वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य कला तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास इस प्रकार है। वास्तुकला दो प्रकार की थी, धार्मिक निर्माण और रिहायशी मकान। धार्मिक निर्माणों में मुख्यतः बौद्ध विहार और स्तूप हैं या फिर कुछ शैव और वैष्णव के मंदिर हैं। स्तूपों की बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों को किसी सोने या चांदी के पात्र में सुरक्षित रखकर जमीन में दबाया गया। इन पवित्र स्थानों पर बनी इमारत को स्तूप कहते थे। कुषाण काल में एक विशेष स्तूप निर्माण कला स्थापित हुई जिस पर गांधार शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तक्षशिला के आसपास उत्खनन में कई स्तूप मिले हैं। मंदिर। कुषाण काल में मंदिर की भी अपनी शैली अभी प्रारंभिक अवस्था में थी। उत्खनन से इनकी वास्तुकला में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली। यह तक्षशिला में एक मंदिर के अवशेष मिले। बेस नगर यानी मध्य प्रदेश में भगवती मंदिर तथा चित्तौड़ के पास नागरी राजस्थान में एक मंदिर के अवशेष मिले। यह वासुदेव और नारायण का मंदिर था। रिहायशी मकान अथवा नगरीय वास्तुकला। कुषाण काल में उत्तर भारत में नगरीकरण अपनी चोटी पर था। शिल्प, व्यापार और मुद्रा के विकास की कहानियां बहुत सारे समृद्ध नगरों का विकास हुआ। हरियाणा, पंजाब, मथुरा में अनेक स्थानों पर कुषाणकालीन नगरों के अच्छी इमारतों के ढांचे मिले हैं। मूर्ति कला में भी उल्लेखनीय प्रगति की। यहाँ मूर्ति इसके काल में गांधार और मथुरा दो प्रमुख कला केंद्र विकसित हुए। गांधार शैली, इस शैली का जन्म कुषाणों से पहले हो चुका था। इस विषय में महात्मा बुद्ध और बौद्ध परंपराओं के लिए है, परंतु मूर्ति बनाने का ढंग यूनानी है। गांधार कला में यथार्थवाद अधिक है और मूर्तियों में शरीर और उसके प्रत्येक अंग को यथासंभव वास्तविक रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि शरीर की हड्डियाँ तथा नाड़ियाँ भी भली प्रकार से नजर आती हैं। इस काल कला में प्रमुख उदाहरण घोर तपस्या में बैठे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, जिसमें उसका पेट भूख से धंसा हुआ है। पसलियाँ और नाड़ियाँ सूखे शरीर में साफ दिखती हैं, परंतु चेहरा बिल्कुल गंभीर है। मथुरा शैली में मूर्तियों का बड़ा संग्रह मथुरा संग्रहालय है। यहाँ बौद्ध, जैन और ब्राह्मण देवी देवताओं के अतिरिक्त कई शासकों की मूर्तियों का निर्माण भी किया जाता है। बुद्ध व उससे संबंधित विषय हैं। बुद्ध की मूर्तियाँ पहले मथुरा में बनाई जाती थी। यहाँ महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों में अनेक मुद्राओं में मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित विषय में भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम मूर्तियाँ शिव, लक्ष्मी, सूर्य तथा बलराम की हैं। जैन धर्म से संबंधित विषय में भी यहाँ मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई थी। मथुरा के पास कंकाली टीला नामक जैन स्थल मिला है, जहाँ जैन तीर्थंकरों की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। शासक वर्ग से संबंधित विषय के बारे में कहें तो यहाँ कुषाणों ने शासकों की मूर्तियाँ भी बनवाई थी, जैसे विम, कैडफिसिज और कनिष्क की मूर्तियाँ भी मथुरा के पास मठ गांव से मिली हैं। प्रकृति संबंधी मूर्तियों का भी यहाँ
बनाई गई, जैसे जंगल में फूल चुगते हुए पुरुष स्त्री का दृश्य, चिड़ियों को दाना चुगाती, सारस के साथ खेलती हुई, सरोवर में स्नान करती हुई महिलाओं के दृश्य दिखाए गए हैं। इस प्रकार मथुरा कला शैली विकसित थी। गंधार कला का इस पर प्रभाव तो था, परंतु यह देसी कला का ही केंद्र थी। कुषाण काल में साहित्य का विकास हुआ, क्योंकि बड़े बड़े रचनाकार अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन उसके राज्य में उनको वहाँ पर संरक्षण दिया हुआ था। तो कुषाण वंश का साहित्य हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।